नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम आज की दुनिया को देखते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा बदलाव साफ दिखाई देता है। एक ऐसा बदलाव जिसने देशों के बीच की दूरियों को केवल नक्शे तक सीमित कर दिया है। इस बदलाव का नाम है ग्लोबलाइजेशन। पहले के समय में देश अपने अपने अंदर ही सीमित रहते थे। उनकी इकोनॉमी, उनके बाजार, उनका उत्पादन, सब कुछ मोस्टली नेशनल बाउंड्रीज के अंदर ही चलता था। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब कोई भी देश अकेला नहीं है, बल्कि हर देश दूसरे देशों से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है, चाहे वो ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो या टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान। आज हम जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जो कपड़े पहनते हैं या जो गैजेट्स यूज करते हैं, उनमें से बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जो पूरी तरह एक ही देश में बनी हो। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन अब ग्लोबल लेवल पर हो रहा है। यही ग्लोबलाइजेशन की सबसे बड़ी पहचान है, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। इस प्रोसेस ने मार्केट्स को नेशनल से ग्लोबल बना दिया है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज एक देश से दूसरे देश तक आसानी से पहुंचते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसमें मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का क्या रोल है, जो इस पूरे सिस्टम को ड्राइव करती है। लेकिन हर प्रोसेस की तरह ग्लोबलाइजेशन के भी दो पहलू हैं। एक तरफ ये डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज लाता है, तो दूसरी तरफ इनइक्वालिटी और चैलेंजेस भी पैदा करता है। इसलिए ग्लोबलाइजेशन को समझना केवल एक टॉपिक नहीं, बल्कि आज की पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को समझने की है। अब सवाल उठता है कि आखिर ग्लोबलाइजेशन है क्या? सरल शब्दों में कहें तो ग्लोबलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें अलग अलग देश आपस में जुड़ जाते हैं, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और गुड्स एवं सर्विसेज के फ्लो के माध्यम से। इसका मतलब ये है कि अब दुनिया एक बड़े मार्केट की तरह काम कर रही है, जहां प्रोडक्शन कहीं भी हो सकता है और कंजम्पशन कहीं भी। पहले के समय में देश अपनी जरूरतों का सामान खुद ही बनाते थे। अगर कोई चीज बाहर से आती भी थी तो वो बहुत सीमित मात्रा में होती थी। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कई देशों का योगदान होता है। जैसे रॉ मटेरियल्स किसी एक देश से आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग किसी दूसरे देश में होती है, असेंबलिंग कहीं और होती है और फाइनल प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बेचा जाता है। ये जो पूरी चेन है, ये ग्लोबलाइजेशन का सबसे क्लियर एग्जाम्पल है। इससे हमें ये समझ आता है कि अब प्रोडक्शन किसी एक देश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक ग्लोबल नेटवर्क बन चुका है। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉस्ट कम होती है और प्रोडक्ट्स ज्यादा अफोर्डेबल हो जाते हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन केवल गुड्स और सर्विसेज तक सीमित नहीं है, इसमें लोगों की मूवमेंट भी शामिल है। आज लोग बेहतर जॉब्स, एजुकेशन और लाइफस्टाइल की तलाश में एक देश से दूसरे देश जाते हैं। हालांकि यह मूवमेंट अभी भी पूरी तरह फ्री नहीं है, क्योंकि इमिग्रेशन रूल्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। फिर भी ग्लोबलाइजेशन ने लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया है। अब अपॉर्चुनिटीज केवल अपने देश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। यही कारण है कि आज का युवा ग्लोबल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहा है। अब ग्लोबलाइजेशन को सही तरीके से समझने के लिए हमें एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट को समझना होगा, और वह है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो एक से अधिक देशों में ऑपरेट करती हैं। आज की ग्लोबल इकोनॉमी में एमएनसीज का रोल इतना पावरफुल है कि वे ग्लोबलाइजेशन की बैकबोन बन चुकी है। सबसे पहले ये समझते हैं कि एमएनसीज अलग अलग देशों में प्रोडक्शन क्यों फैलाती है। इसका सीधा कारण है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एमएनसीज हमेशा ऐसी जगह प्रोडक्शन करना चाहती हैं जहां लेबर सस्ता हो, रिसोर्सेज आसानी से उपलब्ध हो, मार्केट बड़ा हो और गवर्नमेंट पॉलिसीज उनके फेवर में हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी देश में मजदूरी कम है तो कंपनी वहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर देती है, जिससे उसकी कॉस्ट कम हो जाती है और प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि एमएनसीज ऑपरेट कैसे करती है। ये केवल फैक्ट्रीज लगाने तक सीमित नहीं है। ये कई तरीकों से काम करती है, जैसे कि दूसरे देशों में फैक्ट्रीज स्थापित करना, लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करना, एग्जिस्टिंग लोकल कंपनीज को खरीद लेना या फिर छोटे प्रोड्यूसर्स को आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम देना। इन सभी तरीकों से एमएनसीज ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क तैयार करती है। आपके बुक का एग्जाम्पल इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करता है। एक प्रोडक्ट का डिजाइन यूएसए में होता है, उसके पार्ट्स चाइना में बनते हैं, असेंबलिंग मेक्सिको में होती है और सर्विसेज इंडिया से प्रोवाइड की जाती है।
इसका मतलब ये है कि एक सिंगल प्रोडक्ट के पीछे कई देशों का कंट्रीब्यूशन होता है। यही ग्लोबलाइजेशन का रियल फेस है, इंटरकनेक्टेड प्रोडक्शन सिस्टम। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझनी जरूरी है, एमएनसीज के पास बहुत अधिक फाइनेंशियल पावर होती है। कई बार उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इतनी बड़ी होती है कि वह डेवलपिंग कंट्रीज के बजट से भी ज्यादा होती है। इस पावर के कारण वे मार्केट्स को कंट्रोल कर सकती हैं, प्रोडक्शन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं और कभी कभी गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी प्रभावित कर देती हैं। इसलिए एमएनसीज केवल इकोनॉमिक प्लेयर्स नहीं है, बल्कि वे ग्लोबल इकोनॉमी के पावरफुल डिसीजन मेकर्स भी बन चुके हैं। उनका इम्पैक्ट केवल प्रोडक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि सोसाइटी, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट पैटर्न्स पर भी पड़ता है। यही कारण है कि ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए एमएनसीज के रोल को समझना बेहद जरूरी है। अब हम ग्लोबलाइजेशन के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू को समझते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन। पहले के समय में प्रोडक्शन एक ही देश के अंदर पूरा हो जाता था। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल मैन्युफैक्चरिंग तक की पूरी प्रक्रिया उसी देश में होती थी। लेकिन आज के समय में ये पूरी सिस्टम बदल चुकी है। अब प्रोडक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और इन अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग देशों में पूरा किया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है एफिशिएंसी और कॉस्ट रिडक्शन। जब एमएनसीज प्रोडक्शन को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलाती हैं, तो वे हर जगह की स्ट्रेंथ का फायदा उठाती हैं। जहां लेबर सस्ता होता है, वहां मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहां टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, वहां डिजाइन और रिसर्च होती है, और जहां मार्केट बड़ा होता है, वहां सेलिंग की जाती है। इस तरह एक प्रोडक्ट कई देशों की पार्टिसिपेशन से बनता है। इस सिस्टम से एमएनसीज को कई बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है लोअर कॉस्ट, क्योंकि वे सस्ती लेबर और रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाती है। दूसरा है हायर प्रॉफिट्स, क्योंकि कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तीसरा है एफिशिएंट प्रोडक्शन, क्योंकि हर काम उस जगह होता है जहां वो सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट केवल कंपनीज तक सीमित नहीं रहता। इससे देशों के बीच एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। अब कोई भी देश पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रह जाता, बल्कि वो दूसरे देशों पर डिपेंड करता है, कभी रॉ मटेरियल्स के लिए, कभी टेक्नोलॉजी के लिए, तो कभी मार्केट्स के लिए। इसी प्रोसेस के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन्स बनती है, जहां एक प्रोडक्ट की जर्नी कई देशों से होकर गुजरती है। अगर इस चेन का एक हिस्सा भी रुक जाए, तो पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि आज की इकोनॉमी एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम बन चुकी है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन का ग्लोबल लेवल पर जुड़ जाना। विद्यार्थियों, अब हम समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में फॉरेन ट्रेड की क्या भूमिका है। फॉरेन ट्रेड वह माध्यम है जो अलग अलग देशों के मार्केट्स को आपस में जोड़ता है। जब एक देश के प्रोड्यूसर्स अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में बेचते हैं और कंज्यूमर्स दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, तब मार्केट्स का इंटीग्रेशन होता है। फॉरेन ट्रेड के कारण प्रोड्यूसर्स को केवल अपने देश तक सीमित नहीं रहना पड़ता, बल्कि उन्हें ग्लोबल मार्केट मिल जाता है। इससे उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को बड़े स्केल पर बेचने का मौका मिलता है, जिससे उनकी इनकम और प्रोडक्शन दोनों बढ़ते हैं। दूसरी तरफ कंज्यूमर्स को भी इसका फायदा मिलता है, क्योंकि उन्हें अब ज्यादा वैरायटी और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, जो आपकी बुक में भी दिया गया है, चाइनीज टॉयज का इंडियन मार्केट में आना। जब चाइना के टॉयज इंडिया में आने लगे, तो उनकी कीमत कम थी और वैरायटी ज्यादा थी। इसका सीधा फायदा कंज्यूमर्स को हुआ, क्योंकि उन्हें सस्ते और अच्छे ऑप्शंस मिलने लगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। इंडियन टॉय प्रोड्यूसर्स के लिए ये सिचुएशन चुनौती बन गई, क्योंकि वे इतनी कम कीमत पर कंपटीशन नहीं कर पाए। इससे उन्हें लॉसेस का सामना करना पड़ा। इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ आता है कि फॉरेन ट्रेड केवल अपॉर्चुनिटीज ही नहीं लाता, बल्कि कंपटीशन भी बढ़ाता है। जब अलग अलग देशों के प्रोडक्ट्स एक ही मार्केट में आते हैं, तो कंपटीशन इंटेंस हो जाता है। धीरे धीरे इस प्रोसेस का एक बड़ा रिजल्ट सामने आता है, मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज बिकम कनेक्टेड। इसका मतलब ये है कि अब अलग अलग देशों के मार्केट्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसके कारण प्राइसेस भी एक तरह से समान होने लगते हैं, क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन उन्हें कंट्रोल करता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, यानी मार्केट्स का ग्लोबल लेवल पर एक साथ जुड़ जाना। विद्यार्थियों, अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं, आखिर ग्लोबलाइजेशन इतनी तेजी से संभव कैसे हुआ? इसके पीछे कुछ ऐसे पावरफुल फैक्टर्स हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बदल कर रख दिया। इन फैक्टर्स को समझे बिना ग्लोबलाइजेशन को पूरी तरह समझना संभव नहीं है।
सबसे पहला और सबसे इम्पैक्टफुल फैक्टर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने दुनिया को सच में ग्लोबल विलेज बना दिया है। पहले के समय में ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्लो और एक्सपेंसिव हुआ करता था। एक देश से दूसरे देश तक गुड्स भेजने में कई हफ्ते या महीनों का समय लग जाता था, जिससे ट्रेड लिमिटेड रहता था। लेकिन आज एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स जैसे फास्ट शिप्स, कार्गो प्लेन्स और कंटेनर टेक्नोलॉजी ने इस प्रोसेस को बहुत तेज और सस्ता बना दिया है। साथ ही कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी रेवोल्यूशन आया है। इंटरनेट, मोबाइल कम्युनिकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इंफॉर्मेशन को इंस्टेंट बना दिया है। आज एक कंपनी अपने ऑफिसेज को अलग अलग देशों में बैठकर भी आसानी से मैनेज कर सकती है। इससे ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क्स को कंट्रोल करना बहुत आसान हो गया है। उदाहरण के रूप में एक मैगजीन दिल्ली में डिजाइन होती है और उसी समय लंदन में पब्लिश हो जाती है। ये केवल टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ है। इससे हमें ये समझ आता है कि प्रोडक्शन अब केवल फिजिकल नहीं रहा, बल्कि डिजिटल लेवल पर भी ऑपरेट कर रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस को कम करना या हटाना, ताकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिल सके। पहले गवर्नमेंट्स फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए कई प्रकार के ट्रेड बैरियर्स लगाती थी, जैसे टैरिफ्स, इंपोर्ट पर टैक्सेस और क्वोटस, इंपोर्ट की लिमिट। इन बैरियर्स का उद्देश्य था डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, लेकिन इससे ग्लोबल ट्रेड स्लो हो जाता था। जब ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देना जरूरी हुआ, तब इन बैरियर्स को धीरे धीरे हटाया गया। इंडिया में 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तहत लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, जिसने इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट के लिए खोल दिया। इससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आसान हुआ और फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने का मौका मिला। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडियन मार्केट्स ग्लोबल मार्केट से जुड़ गए और कंपटीशन बढ़ गया। इससे कंज्यूमर्स को बेटर क्वालिटी और वैरायटी मिली, लेकिन साथ ही डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन का सामना भी करना पड़ा। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करती है और फ्री ट्रेड को प्रमोट करती है। WTO का मुख्य उद्देश्य है कि सभी देशों के बीच ट्रेड रूल्स क्लियर और फेयर रहें, ताकि कोई भी देश अनफेयर एडवांटेज न ले सके। WTO ग्लोबल ट्रेड के लिए रूल्स बनाती है और कंट्रीज के बीच डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम भी करती है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट इशू सामने आता है। WTO पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि यह डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में काम करती है। उदाहरण के लिए डेवलप्ड कंट्रीज जैसे USA अपने फार्मर्स को भारी सब्सिडीज देती है। इससे उनके प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं और वे ग्लोबल मार्केट्स में कम कीमत पर बेचे जाते हैं। इसका सीधा नुकसान डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया के फार्मर्स को होता है, क्योंकि वे इतनी कम कीमत पर कंपटीशन नहीं कर पाते। इससे इनइक्वालिटी बढ़ती है और डेवलपिंग कंट्रीज के प्रोड्यूसर्स को नुकसान उठाना पड़ता है। इसी कारण डेवलपिंग कंट्रीज लगातार डिमांड करती हैं कि WTO के रूल्स मोर फेयर और बैलेंस्ड होने चाहिए, ताकि सभी देशों को समान अवसर मिल सके। इस तरह हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन और WTO ये तीनों फैक्टर्स मिलकर ग्लोबलाइजेशन को मजबूत बनाते हैं। टेक्नोलॉजी स्पीड और कनेक्टिविटी देती है, लिबरलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज खोलता है और WTO ग्लोबल सिस्टम को रेगुलेट करता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन ने ही ग्लोबलाइजेशन को इतना पावरफुल और वाइडस्प्रेड बनाया है। विद्यार्थियों, अब हम इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, ग्लोबलाइजेशन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। जब ग्लोबलाइजेशन भारत में आया, खासकर 1991 के बाद, तो इसने हमारी इकोनॉमी को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन ये बदलाव केवल पॉजिटिव नहीं था, बल्कि इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी सामने आए। इसलिए हमें इसे बैलेंस्ड तरीके से समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स की। ग्लोबलाइजेशन का सबसे सीधा फायदा कंज्यूमर्स को मिला। आज हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा चॉइसेस हैं। पहले हमें लिमिटेड प्रोडक्ट्स मिलते थे, लेकिन आज हम इंटरनेशनल ब्रांड्स और बेटर क्वालिटी गुड्स आसानी से खरीद सकते हैं। कंपटीशन बढ़ने के कारण प्राइसेस भी कम हुए हैं, जिससे आम आदमी को फायदा मिला है। अब कंज्यूमर्स को वैरायटी, क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी तीनों मिलते हैं। दूसरा बड़ा फायदा हुआ MNC इन्वेस्टमेंट्स का बढ़ना। जब फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई, तो उन्होंने नई इंडस्ट्री स्थापित की। इससे प्रोडक्शन बढ़ा और सबसे महत्वपूर्ण जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा हुई, खासकर अर्बन एरियाज में। सिटीज में एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर खुले, जिससे लोगों की इनकम बढ़ी और लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ। तीसरा पॉजिटिव इफेक्ट है इंडियन कंपनीज का ग्रोथ।
ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडियन कंपनीज को इंटरनेशनल कंपटीशन का सामना करना पड़ा, जिससे उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी और क्वालिटी इंप्रूव की। आज कई इंडियन कंपनीज जैसे टाटा और इन्फोसिस ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट कर रही है। इसका मतलब है कि भारत केवल कंज्यूमर नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल मार्केट में कंपेटिटर भी बन गया है। चौथा महत्वपूर्ण इफेक्ट है सर्विस सेक्टर का एक्सपेंशन। इंडिया में आईटी सेक्टर, कॉल सेंटर्स और आउटसोर्सिंग सर्विसेज तेजी से बढ़े हैं। आज दुनिया की कई बड़ी कंपनीज अपने काम इंडिया को आउटसोर्स करती हैं, क्योंकि यहाँ स्किल्ड लेबर रिलेटिवली सस्ता और एफिशिएंट है। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिला है और इंडिया एक ग्लोबल सर्विस हब बन गया है। लेकिन अब हमें इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को भी समझना होगा। ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा स्मॉल प्रोड्यूसर्स पर। जब एमएनसीज अपने सस्ते और बड़े स्केल के प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में आए, तो छोटे प्रोड्यूसर्स उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाए। कई छोटे इंडस्ट्रीज बंद हो गई और लोगों की लाइवलीहुड खत्म हो गई। आपकी बुक में रवि का एग्जाम्पल इस बात को क्लियरली दिखाता है, जहां उसकी कैपेसिटर फैक्ट्री को प्रोडक्शन कम करना पड़ा और वर्कर्स को निकालना पड़ा। इससे हमें समझ आता है कि ग्लोबलाइजेशन हर किसी के लिए लाभदायक नहीं होता। दूसरा नेगेटिव इफेक्ट वर्कर्स पर पड़ा। बहुत से वर्कर्स को परमानेंट जॉब्स की जगह टेम्पररी जॉब्स मिलने लगी। उन्हें कम वेजेस मिलती हैं और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती। कंपनीज कॉस्ट कम करने के लिए लेबर कंडीशंस को इग्नोर कर देती हैं। सुशीला का एग्जाम्पल हमें ये दिखाता है कि कैसे एक गारमेंट वर्कर को अपने बेनिफिट्स और इनकम का नुकसान हुआ। इससे वर्कर्स की लाइफ अनस्टेबल हो जाती है और उनका फ्यूचर अनसर्टेन हो जाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नेगेटिव इफेक्ट है अनइक्वल बेनिफिट्स। ग्लोबलाइजेशन का फायदा मेनली रिच और स्किल्ड लोगों को ज्यादा मिला है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन और रिसोर्सेज होते हैं। वहीं पुअर और अनस्किल्ड लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि वे ग्लोबल कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया में अपॉर्चुनिटीज भी पैदा की है और चैलेंजेस भी। यह एक मिक्स्ड इम्पैक्ट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है, जब ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स सभी तक समान रूप से नहीं पहुंचते, तो हमें क्या करना चाहिए? इसका आंसर है फेयर ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन को इस तरह से मैनेज किया जाए कि इसका फायदा सोसाइटी के हर सेक्शन तक पहुंचे, न कि केवल कुछ लोगों तक सीमित रहे। सबसे पहले इसमें गवर्नमेंट की रोल बहुत महत्वपूर्ण होती है। गवर्नमेंट को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वर्कर्स के राइट्स सुरक्षित रहें। उन्हें प्रॉपर वेजेस, जॉब सिक्योरिटी और सेफ वर्किंग कंडीशंस मिले। अगर वर्कर्स को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो ग्लोबलाइजेशन उनके लिए एक बर्डन बन जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट को स्मॉल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट देना चाहिए। उन्हें फाइनेंशियल हेल्प, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग प्रदान करनी चाहिए ताकि वे एमएनसीज के साथ कंपटीशन कर सकें। अगर स्मॉल प्रोड्यूसर्स सर्वाइव नहीं करेंगे, तो इनइक्वालिटी और बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट का एक और इम्पोर्टेंट काम है एमएनसीज को रेगुलेट करना। एमएनसीज बहुत पावरफुल होती हैं, इसलिए उन पर रूल्स और रेगुलेशंस लागू करना जरूरी है, ताकि वे अनफेयर प्रैक्टिसेस न कर सकें और लोकल इकोनॉमी को नुकसान न पहुंचाएं। साथ ही गवर्नमेंट को WTO जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में डेवलपिंग कंट्रीज के हितों की रक्षा करनी चाहिए। उन्हें फेयर ट्रेड रूल्स के लिए नेगोशिएट करना चाहिए, ताकि सभी देशों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके। लेकिन केवल गवर्नमेंट ही जिम्मेदार नहीं है, इसमें लोगों की भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को जागरूक होना चाहिए और अपने राइट्स के बारे में जानना चाहिए। जब लोग अवेयर होते हैं, तभी वे सही डिसीजंस ले सकते हैं और गलत पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। कई बार प्रोटेस्ट्स और कैंपेन्स के माध्यम से भी लोगों ने अनफेयर प्रैक्टिसेस का विरोध किया है। ये कलेक्टिव एक्शन ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने में मदद करता है। इसका अल्टीमेट एम यही है कि ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स केवल रिच और पावरफुल लोगों तक सीमित न रहें, बल्कि सोसाइटी के हर वर्ग तक पहुंचे। तभी ग्लोबलाइजेशन ट्रूली मीनिंगफुल बन सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम में बदल दिया है, जहां देश प्रोडक्शन, ट्रेड और सर्विसेज के माध्यम से एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसने हमारी इकोनॉमी को नई दिशा दी है और डेवलपमेंट के नए रास्ते खोले हैं। इस प्रोसेस ने हमें कई बेनिफिट्स दिए हैं, जैसे बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अधिक चॉइसेस, एडवांस टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन इसके साथ साथ इसने कुछ सीरियस चैलेंजेस भी पैदा किए हैं, खासकर स्मॉल प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स के लिए। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ग्लोबलाइजेशन अपने आप में न अच्छा है न बुरा, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे मैनेज किया जाता है। अगर इसे सही तरीके से रेगुलेट किया जाए,
तो ये सोसाइटी के हर व्यक्ति के लिए लाभदायक हो सकता है। इसलिए हमें एक ऐसी ग्लोबलाइजेशन की जरूरत है जो फेयर और इंक्लूसिव हो, जहां हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और कोई भी पीछे न रह जाए। गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों को मिलकर काम करना होगा ताकि ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट हर वर्ग तक पहुंच सके। तभी हम एक ऐसी इकोनॉमी बना पाएंगे जो केवल ग्रोथ ही नहीं बल्कि जस्टिस, इक्वालिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी आधारित हो। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।